ओके, अब तुम यहाँ पे सुनोगे कि क्या भारत को कभी यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर किया गया था, और अगर किया गया था तो भारत ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। सवाल यही उठता है। अगर नहीं किया गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया गया था तो भारत ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या भारत को कभी पास्ट में यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप ऑफर किया गया था, जिस परमानेंट मेंबरशिप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज भारत कैंपेन कर रहा है, भारत कोशिश कर रहा है कि उसको पोजीशन मिले, क्या भारत को वो कभी बहुत ही आसानी से मिल रहा था, और अगर मिल रहा था तो भारत ने क्यों डिक्लाइन किया। तो तुम्हारा पहला जवाब होना चाहिए कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल रहा था कि नहीं, ये डिबेटेबल है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को जो परमानेंट मेंबरशिप मिल रही थी वो ऐसे ही एक इनफॉर्मल बातें थी, उसमें कोई जेन्युइनिटी नहीं थी, ऐसे ही मजाक, हंसी मजाक में बोल दिया होगा। तो ये मैटर डिबेटेबल है। पहला तुमको ये ऐसा तुमको नहीं बोलना है कि मिल ही रहा था, ये नहीं बोलना है, ठीक है, ये नहीं बोलना है। तुमको बोलना है कि डिबेटेबल है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उस ऑफ़र में जेन्युइनिटी नहीं थी, और कुछ का मानना है कि हाँ ऑफ़र मिला था, तो ये डिबेटेबल है। अब लेकिन हम ये मानेंगे, डिबेटेबल होने के बावजूद भी, अगर हमको एक साइड लेना हो कि मिला था कि नहीं मिला था, अगर तुमको बोलो कि ठीक है चलो एक पक्ष तो ये कह रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप जो है वो उस ऑफ़र में कोई जेन्युइनिटी नहीं थी, ठीक है, वो जेन्युइन ऑफ़र नहीं था, और दूसरा एक साइड बोलता है कि नहीं भारत को ये मिला था, भारत ने डिक्लाइन कर दिया। तो अगर तुमको किसी का पक्ष लेना हो तो तुमको किसका पक्ष लेना चाहिए। तुमको पक्ष लेना चाहिए कि भारत को मिला था, भारत को ऑफ़र मिला था, वो जेन्युइन था कि नहीं पता नहीं, लेकिन भारत को ऑफ़र मिला था, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बोलोगे कैसे पता तुमको, तो इंटरनेट पे कई सारी उस वक्त की किताबें हैं जो ये बात लिखती है कि 2 अगस्त 1955 को, ध्यान समझना, 2 अगस्त 1955 को नेहरू जी अपने चीफ मिनिस्टर्स को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 1950 में यूएस ने इनफॉर्मली भारत को जो है परमानेंट मेंबरशिप देने की बात करी थी, और ये परमानेंट मेंबरशिप जो है चाइना को रिप्लेस करके मिलना था। मतलब यूएस ने कहा कि चाइना को रिप्लेस कर देते हैं, तुम आ जाओ यहाँ पे। यूएस ने ऐसा ऑफर दिया था भारत को, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। 1950 में। अब यूएस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। भारत जो है वो कम्युनिज्म के खिलाफ था। भारत एक कैपिटलिस्टिक कंट्री था, सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो यूएसए जो है चाइना को चाहता नहीं था, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कम्युनिज्म का मतलब हो गया कि चाइना रशिया के साथ अलाइन किया। तो ऐसी स्थिति में यूएसए नहीं चाहता था कि चाइना को ये जगह मिले, और भारत को यूएसए ने ऑफर दिया कि चाइना को रिप्लेस कर देते हैं, तुम आके बैठ जाओ। समझ में आ रहा है। ये बातें खुद नेहरू जी अपने पत्र में बोल रहे हैं, और ये पत्र कब लिखा गया, 2 अगस्त 1955 को। इसके सबूत तुमको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। कई सारी उस वक्त की ऐसी किताबें लिखी गई है। किताब का एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ, किताब का नाम है लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, लेटर टू द चीफ मिनिस्टर बोल के किताब है, इंटरनेट पर ढूंढोगे मिल जाएगा, ठीक है। उसमें नेहरू जी लिखते हैं ऐसा। लेकिन फिर जब नेहरू जी से पार्लियामेंट में पूछा जाता है, ठीक है, एक पार्लियामेंटेरियन होते हैं JN पारेख या ऐसा कुछ नाम होता है, वो जब पूछते हैं नेहरू जी से कि क्या ऐसा कोई ऑफ़र आया था, नेहरू जी उस वक्त बोलते नहीं, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया था। तो पार्लियामेंट में वो कहते हैं ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं आया था, लेकिन पत्र में वो कहते हैं कि ऑफ़र आया था, ठीक है, और भारत ने उसको डिक्लाइन कर दिया। तो अगर हम ये मान के चले कि भारत को ऑफ़र आया था और भारत ने डिक्लाइन कर दिया, तो क्यों किया होगा। इसका 3 कारण तुम दोगे। देखो, यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू ने गलती किया, लेकिन ये बात तुम तभी कह पाओगे जब तुमको पता है कि इस फैसले के बाद में हुआ क्या, है ना। मान लो तुमको पता है, अगर मान लो तुम 1950 में जीवित होते, ठीक है, 1950-55 में जीवित होते, ठीक है,
समझ में आ रहा है हर्ष? और उस वक्त अगर तुमको कंक्लूजन पे आना होता कि भारत ने गलत किया कि सही किया, ठीक है, तो हो सकता है तुम कहते कि ठीक है भारत ने सही किया। नेहरू के सिद्धांत को जानने के बाद तुम कह सकते हो कि भारत ने सही किया। क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। समझने की कोशिश करना। मतलब ये है कि मान लो हर्ष, आज जो तुम कर रहे हो इसका कॉन्सिक्वेंस 10 साल के बाद क्या होगा ये तो तुमको नहीं पता, क्या परिणाम आएगा ये तो तुमको नहीं पता। तुम अच्छा समझ के सोच के चल रहे हो, लेकिन अगर परिणाम गलत हो गया तो 10 साल के बाद ये कहना गलत होगा कि हर्ष तुमने गलत किया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के इवेंट को, मतलब बाद में हुए इवेंट को जानने के बाद पास्ट की चीज़ों को डिसाइड करना तो गलत है ना। ठीक है, आज मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। आज से मान लो 2-3 साल के बाद मेरा परीक्षा नहीं निकला, तो 2-3 साल के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैंने गलत किया। लेकिन क्या मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैंने गलत किया? नहीं। ठीक है, तो अगर तुम नेहरू के डिसीजन को भविष्य में होने वाले इवेंट को देख करके डिस्कस करोगे तो ये फेयर नहीं होगा। ठीक है, नेहरू के डिसीजन को तुमको उसी वक्त के पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देख करके कंक्लूजन पे आने की ज़रूरत है, तब जाकर के एक फेयर कंक्लूजन पे आ पाओगे, है ना। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये समझते हैं कि नेहरू को अगर ऑफर आया था और उन्होंने डिक्लाइन किया तो क्यों किया? इनकी 3 बातें। पहला तो नेहरू का उस वक्त का जो सिद्धांत था वो था फेयरनेस एंड इक्विटी का। समझो, पहला सिद्धांत था फेयरनेस एंड इक्विटी। फेयरनेस एंड इक्विटी का हिंदी मतलब होता है हर्ष, न्याय और इंसाफ। भारत जो है, नेहरू जी की सिद्धांत थी न्याय और इंसाफ की, किसी देश के साथ गलत ना हो। भारत को लगा कि चाइना जो है उस सीट का हकदार है और चाइना को रिप्लेस करके हम नहीं बैठ सकते। ठीक है, नेहरू को क्या लगा कि चाइना उस सीट का असली हकदार है, चाइना के साथ, चाइना को रिप्लेस करके वहाँ पे बैठना चाइना के साथ न्याय और इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, तुम बोले कि भैया आपने ऐसा बोल दिया, और चाइना अभी हमारे साथ क्या कर रहा है? 1962 में चाइना ने क्या किया? युद्ध किया भारत के साथ। तो मेरे भाई, नेहरू जी को तो ये पता नहीं था कि चाइना युद्ध कर देगा, है कि नहीं। नेहरू जी को पता होता है कि बाद में चाइना युद्ध करने वाला है तो हो सकता है नेहरू जी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नेहरू जो है वो चाइना को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे। अपने जो नेबरहुड है, नेबरहुड में जो है, नेबरहुड को साथ लेने की चल रहे थे, क्योंकि नेहरू का मानना था कि विकट परिस्थिति में, ठीक है, जब सिचुएशन ख़राब होगी तो दूर देश नहीं आएगा, पहले अपने पड़ोसी आएंगे। तो नेहरू का ये मानना था, लेकिन अब बाद में उनका फैसला ये गलत हो गया। लेकिन नेहरू को उस वक्त तो नहीं पता था ना कि ऐसा होगा। मान लो आज तुम अपने पड़ोसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ये समझ के कि तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आएगा तो पड़ोसी साथ देगा। 10 साल के बाद उस पड़ोसी ही तुम्हारे अगेंस्ट हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि हर्ष ने गलत किया? नहीं, हर्ष की मंशा अलग थी, बाद में रिजल्ट कुछ और हुआ, उसको देख करके तुम्हारे एक्शन पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला तुमको बोलना है कि नेहरू का फेयरनेस एंड इक्विटी, न्याय और इंसाफ का सिद्धांत, नेहरू ने कहा कि चाइना को रिप्लेस करके भारत जाए, ये चाइना के साथ इंसाफ नहीं होगा, पहली बात। दूसरा तुम बोलोगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। भारत जो है उस वक्त नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ था, मतलब हम ना यूएसए के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है। ऐसी स्थिति में अगर भारत सीट को एक्सेप्ट कर लेता तो ऐसा उस वक्त ऐसा माना जाता कि भारत जो है वो दोनों में से किसी एक पावर के साथ अलाइन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे भारत को कहा जाता है 2 बार ऑफर आया था। एक बार 1950 में यूएसए ने किया था कि चाइना को रिप्लेस करके ये कर देते हैं, और एक बार 1955 में यूएसएसआर ने किया था। याद रखना, यूएसएसआर ने किया था भारत को ऑफर कि भाई ऐसा है, तुम आ जाओ, हम तुमको 6ठे परमानेंट मेंबर के तौर पे रखेंगे। मतलब अभी टोटल 5 लोग हैं तो P5, तुम 6th परमानेंट मेंबर बन जाना। भारत ने उस वक्त भी यही रीज़न देते हुए डिक्लाइन कर दिया होगा नेहरू जी ने। ठीक है, तो उस वक्त भारत नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड कर रहा था। तो अगर भारत जो है यूएसए के कहने पर अगर चला जाता तो ऐसा माना जाता कि भारत यूएसए के साथ अलाइन कर रहा है, या यूएसएसआर के कहने पे चला जाता 1955 में तो ऐसा माना जाता कि भारत जो है वो यूएसएसआर के साथ अलाइन कर रहा है, मतलब यूएसए के साथ दुश्मनी ले रहा है। ठीक है, तो ये बात भी है। तो भारत नॉन अलाइन मूवमेंट में लीड कर रहा था, तो भारत को अपने सिद्धांत पे खड़ा होना था कि हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ है, हम तो न्यूट्रल है भाई। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, भारत चाहता था
जो कि एक बहुत ही जेन्युइन बात है, आज भी हमने बात करी कि भारत चाहता था कि यूएनएससी में सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत अकेले उस सीट को लेकर के बैठ जाए तो बाकी देशों को गलत मैसेज जाएगा कि देखो, भारत जो आज तक कह रहा था कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको जब मौका मिला वो खुद ही अकेले बैठ गया, बाकी को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो उसमें तुम बोलोगे इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है कि भारत चाहता था कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये चीज़ जेन्युइन है। आज भी हम बात कर रहे थे कि जो इशू है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, उसमें एक इशू ये भी है कि डेवलपिंग नेशन के इंटरेस्ट को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया। महज 10 परमानेंट मेंबर्स है, दुनिया भर में इतने सारे देश हैं, अफ्रीका में कुल अकेले 54 देश हैं। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे देश हैं जो कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुए ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो 3 तुम आधार बना सकते हो नेहरू के इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए। पहला कि भाई फेयरनेस एंड इक्विटी का सिद्धांत, दूसरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और तीसरा इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर कि सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं क्यों जाऊं, और भी देश है उनको भी लेके चलो, ऐसा। और फिर तुमको ये भी कहना है कि नेहरू के ये जो फैसले हैं, ये उस वक्त में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो उस वक्त की जो हिस्टोरिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उस वक्त की, उसको ध्यान में रख करके तुमको एक कंक्लूजन पे आना है। भविष्य में उससे क्या असर पड़ा उस चीज को लेकर के पास्ट को डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि उस वक्त सिचुएशन क्या था। तो उस वक्त पहला कोल्ड वॉर चल रहा था। भारत, अगर ऐसा लगता कि भारत यूएसए या यूएसएसआर के साथ अलाइन कर रहा है, ध्यान समझना, भारत बस आज़ाद हुआ था और कोल्ड वॉर का दौर था, मतलब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जंग चल रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर ऐसा दुनिया यूएसए को लगता है कि भारत यूएसएसआर के साथ गया है, या यूएसएसआर को लगता है कि भारत यूएसए के साथ गया है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, भारत बस आज़ादी हुआ था। भारत ना यूएसए के साथ दुश्मनी लेना एफोर्ड कर सकता था, ना यूएसएसआर के साथ। याद रखना, उस वक्त हम जो है, हमारी एग्रीकल्चर बहुत ख़राब थी। हम हमारे वीट को भी इंपोर्ट करते थे इन देशों से, यूएसएसआर के साथ इंपोर्ट करते थे। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है इन दोनों देशों से झगड़ा मोड़ नहीं ले सकता था। ठीक है, तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भारत लीड कर रहा था। ठीक है, उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी थी जिससे भारत का ये डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ। इस तरीके से तुम बता सकते हो। ये जेन्युइन बात भी है। ठीक है, ये बात जेन्युइन भी है। ठीक है, लेकिन अगर भारत उसको एक्सेप्ट कर लेता, अब बहुत एक्सपर्ट इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तीन चार बातें इसमें है। पहली बात, भारत नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड कर रहा था, सही बात है। भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ के हक की बात कर रहा था, सही बात है। तो अगर भारत ये सीट ले लेता तो भारत और भी बेहतर तरीके से, और भी जोर से, और भी इन्फ्लुएंस के साथ डेवलपिंग नेशन, नॉन अलाइन नेशंस थे, उनके इंटरेस्ट की, उनके हक की बात कर सकता था। समझ में आ रहा है क्या बात है? एक्सपर्ट कहते हैं कि नेहरू जी डेवलपिंग नेशन के हक की बात कर रहे थे, तो वो अगर वो सीट को एक्सेप्ट कर लेते तो और भी बेहतर तरीके से कर सकते थे डेवलपिंग नेशन के हक की बात। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट नेशंस की बात, कोल्ड वॉर पे अपना जो है एक बेहतर पॉलिसी कर सकते थे उस सीट को लेकर के। पहली बात ये है। दूसरी बात कि भारत अगर उस सीट को ले लेता तो बाद में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो चाइना वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इन सारे नेबरहुड, ये तो हमारे नेबरहुड में ही हुआ ना ये सारा कांड। ठीक है, तो इस पे भारत बेहतर फैसले ले सकता था, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता था। ठीक है, हो सकता है अच्छाई चीन जो चाइना के पास है वो भारत का ही होता। ठीक है, तो भारत इसमें और भी मजबूत फैसले ले सकता था अपने इंटरेस्ट में, अगर भारत उस सीट को लेता। तो ये दूसरा कारण हो गया कि क्यों इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तीसरा है कि भारत अगर उस सीट को ले लेता तो आज भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है और लेजिटिमेसी, वो और भी ज़्यादा अच्छी होती, और भी ज़्यादा बढ़ जाती। सही बात है।
आज के टाइम पे कौन यूएसए के साथ लगना चाहता है, कौन चाइना के साथ लगना चाहता है? चाइना तो आज सबको अपनी कठपुतली बना रखा है। तो अगर भारत भी उस पोजीशन पे होता तो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जिसमें बार बार चाइना वीटो कर देता है, हो सकता है भारत उसमें अच्छे फैसले ले सकता था। समझ में आ रहा है हर्ष? ठीक है। तो अगर उस सीट को ले लेता तो भारत की इंटरनेशनल प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। आज तो अच्छी है ही, लेकिन और ज़्यादा अच्छी होती। तीसरी बात। चौथी बात कि भारत और भी ज़्यादा और भी अच्छे अलाइंसेस बना सकता था बाकी, खास करके डेवलपिंग नेशन के साथ। डेवलपिंग नेशन के साथ भारत जो है एक अच्छा अलाइंस बना सकता था, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बना सकता था अगर इस सीट को ले लेता तो। क्योंकि ये सीट एक तरीके से मान लो, सही बात है भाई, ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, मान लो कि तुम सर्विसेज सिविल सर्वेंट बन गए तो जाहिर सी बात है कि लोग तुमसे अलाइंस बनाना चाहेंगे। ठीक है, तुम्हारी जो प्रेस्टीज है, जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ेगी, तुम्हारे बातों का और वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? ठीक है, तुम बेहतर फैसले ले पाओगे अपने टोले मोहल्ले के लिए। अगर तुम तो समझ पा रहे हो, बस एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर भारत उस सीट को लेता तो क्या होता और इसको क्यों मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट हमने ये वाला एंगल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक ये मॉक का क्वेश्चन है, एरिया फार्मूला क्या है। एरिया फार्मूला क्या है? ये यूएनएससी का एक इनफॉर्मल मीटिंग है। देखो क्या होता है, यूएनएससी में जो नॉर्मल मीटिंग होती है उसको हम फॉर्मल मीटिंग कहते हैं, और वो मीटिंग जो है 15 देशों के प्रेजेंस में होता है। और उस फॉर्मल मीटिंग में टेस्टिमोनीज नहीं ली जाती, मतलब कि जो नॉन मेंबर है, जो 15 मेंबर के अलावा जो 16 कोई नॉन मेंबर कंट्री है, उनकी बात को वहाँ पे नहीं सुनी जाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मल मीटिंग है। और इनफॉर्मल मीटिंग जो है उसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, सबकी बातें सुनी जाती है, जो भी उसमें होते हैं, जो भी जिनका भी स्टेक होता है वो बातें कर सकते हैं। मतलब एक इनफॉर्मल मीटिंग है, होता है ना। देखो क्या होता है, कोर्ट में भी ऐसे होता है, लोअर कोर्ट में खास करके होता है कि जो बहस होती है वो तो होती है, लेकिन बाद में जज साहब जो है अपने कैबिन में जाकर के भी वकीलों से दलीलें सुन लेते हैं। ठीक है, जो कि ऑफ रिकॉर्ड होता है, वो इनफॉर्मल तरीका है। तो वैसे ही एक ये इनफॉर्मल मीटिंग है। ठीक है, और इसी इनफॉर्मल मीटिंग को एरिया फार्मूला कहा जाता है। तो एरिया फार्मूला किससे संबंधित है? यूएनएससी के इनफॉर्मल मीटिंग को जो है एरिया फार्मूला कहते हैं। बेसिकली एरिया जो है ये नाम पड़ा है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, तो उतना तुमको नहीं समझना, बस इतना समझो कि एरिया फार्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा एक फैक्ट है। ठीक है, बाकी तो हमने यूएनएससी को लगभग अच्छे से कवर कर लिया है। अब मेंस के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे कि क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है।